वी आर स्टडीइंग इकोलॉजी पार्ट 3 जो कि बॉटनी 403 और उसके बाद ज़ूलॉजी 506 का हिस्सा है। क्वालिटी ऑफ लाइट एंड देन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, दीज आर टू फिजिकल पैरामीटर व्हिच कम्स अंडर इकोलॉजी। तो हम इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है क्वालिटी ऑफ लाइट। तो क्वालिटी ऑफ लाइट को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज विजिबल लाइट एंड देन सेकंड इज इनविजिबल लाइट। विजिबल लाइट क्या है? सूरज से जमीन के ऊपर जितनी भी रेडिएशन पड़ती हैं वो रेडिएशन पड़ती हैं इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ। अब वो वेवलेंथ क्या कितनी होती है? 290 से 500 वेवलेंथ ऐसी हैं जो कि सूरज से नीचे जमीन पर आ रही हैं। अब उनको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। विजिबल वो है जो हम आम आंख से देख सकते हैं और उसकी रेंज होती है 400 टू 750 मिली माइक्रोन्स। ये वो लाइट है जो कि हम आम आंख से देख सकते हैं और ये फायदेमंद भी है, जिसको हम 7 कलर्स देते हैं: रेड कलर, ब्लू कलर, ऑरेंज, येलो, ग्रीन एंड वायलेट। अब इसमें जो रेड है और ब्लू लाइट है ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। उसके बाद इनविजिबल लाइट। इनविजिबल लाइट कहते हैं बिफोर 400 अल्ट्रा वायलेट रेज भी इनको कहा जाता है। और उसके बाद इनविजिबल लाइट का दूसरा पोर्शन क्या है? जो 750 नैनोमीटर से ऊपर 750 मिली माइक्रोन से लेकर 5000 माइक्रोन्स तक जितनी भी वेवलेंथ है वो इनविजिबल में आ जाती है। अब ये वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है ये जब जमीन पे फॉल कर रही होती है तो ओजोन लेयर इसको रोक लेती है नीचे आने से, जबकि इंफ्रारेड रेडिएशन हमारी अर्थ पे ही आती है, ये इंटर हो जाती है और उसके बाद अर्थ पे ही रहती है। उसके बाद अब हम इसका कुछ रोल देखते हैं क्वालिटी ऑफ लाइट का। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस में इसका क्या रोल है? तो फॉर एग्जांपल अगर 100% लाइट जो है वो अर्थ के ऊपर फॉल कर रही है तो उसमें से ओनली 2% लाइट जो है वो इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस। 2% लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इस्तेमाल करता है, जबकि 10% लाइट जो होती है वो बाकी प्रोसेस जितने भी हो रहे हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन के अलावा, फोटोसिंथेसिस के अलावा रेस्पिरेशन होती है, तो बाकी जितने भी प्रोसेस हैं उसमें ग्रोथ है, उसमें सारी ग्रोथ है, फोटोसिंथेसिस के अलावा ग्रोथ है, उसकी मैच्योरिटी है, वो सारे प्रोसेस जो हैं 10% लाइट उधर चली जाती है, 2% जो है वो फोटोसिंथेसिस लाइट को कैप्चर करता है, इसमें मेनली इस्तेमाल होती है। बाकी जो लाइट है, जो विजिबल लाइट है, वो जाया कर दी जाती है, प्लांट उसको कैप्चर नहीं करता। तो फोटोसिंथेसिस में ज्यादातर जो हम देखते हैं वो रेड लाइट का रोल होता है। रेड लाइट कैप्चर की जाती है और उसके बाद ब्लू लाइट। अब इसके लिए आप पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट लाइट्स के लिए डिफरेंट पिगमेंट होते हैं, डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं जो डिफरेंट कलर की लाइट्स को ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने क्लोरोफिल का सुना हुआ है, इसी तरह क्लोरोफिल के टाइप्स हैं, क्लोरोफिल ए, बी, सी, इसी तरह से आपने कैरोटीनाइड्स का सुना हुआ, कैरोटीनाइड, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन्स, फ्यूकोजेंथिन, ये एसेसरी पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस की हेल्प कर रहे हैं। तो उसके बाद दूसरी एप्लीकेशन क्वालिटी ऑफ लाइट की वो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस। जब डार्कनेस होती है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं और उसके बाद जब दिन होता है तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। अब ये लाइट की वजह से, अब कैसे है? जैसे ही लाइट पड़ती है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है और स्टार्च जो है वो गार्ड सेल के अंदर मूव करता है, वहां पर जो है स्टार्च बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन के तौर पर वाटर इंटर होता है और वाटर के इंटर होते ही गार्ड सेल टर्गेट हो जाता है, स्टोमेटा ओपन हो जाता है। ये बहुत इजी सा कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं स्टार्च हाइपोथेसिस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा बाय स्टार्च हाइपोथेसिस। ये आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा।
उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में इसका मतलब लाइट का रोल है। अब इसकी मैं मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप प्लांट्स को अंधेरे में रखते हैं तो उसकी इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं होगी जितनी आपने लाइट में रखी। तो कहने का मकसद लाइट का रोल है। देन फोटोपीरियडिज्म, फोटोपीरियडिज्म वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना जिसमें वर्नलाइजेशन, लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट, आपने अक्सर सुना होगा ये नाम। तो प्लांट्स जो होते हैं वो एक ही वक्त पे फ्लावर लगाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि किसान गंदम की कटाई कर रहा हो और वो एक पौधा काट के आ जाए भाई बाकी कल, नहीं, ऐसा नहीं होता। तमाम पौधे एक ही वक्त पे फ्लावर करते हैं, एक ही वक्त पे उसकी हार्वेस्टिंग होती है। तो इस प्रोसेस को रिस्पॉन्स टू द लाइट, रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स द लाइट इज कॉल्ड फोटोपीरियडिज्म। इस बेस पे प्लांट्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स, डे न्यूट्रल प्लांट्स। तो यहाँ पर हमें शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स, डे न्यूट्रल प्लांट्स का पता होना चाहिए। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको फ्लोरिश करने के लिए, वर्नलाइज करने के लिए लो टेम्परेचर चाहिए, और कुछ ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर पर फ्लावरिंग करते हैं। ठीक है, तो जिनको नाइट ज्यादा चाहिए और डे कम चाहिए वो कहलाते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स, और जिसमें नाइट बढ़ जाए वो लॉन्ग डे प्लांट, और जिन पे कोई इफेक्ट ना हो जैसे कुकम्बर है, टोमेटो है, ये कहलाते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। उसके बाद आता है जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो लाजमी सी बात है कि सीड की जर्मिनेशन जो है वो लाइट के अलावा नहीं हो सकती। आपने देखा है कि बीज अगर अंदर पड़ा है, बंद करके उसको स्टोर कर दिया जाए तो वो कभी भी जर्मिनेट नहीं होता, यहां तक कि उसे वो सारी कंडीशन ना दे दी जाए जो बाहर होती। तो इसको हम कहते हैं फोटोब्लास्टिक साइकिल, जिसमें लाइट की मौजूदगी में सीड फटता है और उसके अंदर से प्लूमियोल और रेडिकल निकलते हैं। तो ये साइकिल फोटोब्लास्टिक साइकिल कहलाता है। लाइट की मौजूदगी में ही जर्मिनेशन होती है, ये बात क्लियर है। और कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कि लाइट की गैर मौजूदगी में भी वो, जैसा कि आपने शॉर्ट डे प्लांट्स में, उनको ज्यादा लंबी नाइट्स चाहिए, और कुछ डे न्यूट्रल प्लांट्स, बट ये रेयर केसेस में होता है। उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोफिल। तो लाइट, आपने सुना होगा एक बीमारी का एटियोलेशन, अगर लीफ को सही तरह से लाइट ना मिले, सही क्वालिटी की लाइट ना मिले, तो लीफ का कलर येलो हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कलरोसिस। कलरोसिस, और इसकी वजह से मुख्तलिफ पौधों के अंदर मुख्तलिफ कलर के डिजाइन, ज्यादातर येलो करके वो नजर आने लगते हैं और उनकी ग्रोथ रुक जाती है। इसे बकाइनी डिजीज भी कहा जा सकता है। इस प्रोसेस को कहते हैं एटियोलेशन। तो कलरोसिस और एटियोलेशन किस वजह से है? क्वालिटी ऑफ लाइट की वजह से। तो ये इकोफिजियोलॉजिकल एक फैक्टर था जो कि क्वालिटी ऑफ लाइट से रिलेट करेगा इकोलॉजी के साथ। अब यहाँ पे इस टॉपिक को क्लोज करने के बाद मैं एक बार डिस्कस करूंगा, फिर उस तरफ जाएंगे। लास्ट टाइम एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन किया कि सर क्या रिलेशनशिप है प्लांट्स का या एनिमल्स का एनवायरनमेंट के साथ। तो मेरे ख्याल में अब आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। असल में सन से हमें एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को प्लांट कैप्चर करके दे, उस प्लांट से फिर हम वो एनर्जी हासिल करें। तो अब माहौल का डायरेक्ट क्वालिटी ऑफ लाइट का हमारे साथ इंटरेक्शन हो गया, दिस इज इकोलॉजी। उसके बाद आता है इंटेंसिटी ऑफ टेम्परेचर। इंटेंसिटी ऑफ टेम्परेचर में आप डिस्कस करेंगे 2 काइंड्स ऑफ टेम्परेचर, लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे भी आपको पता है अगर बहुत लो हो जाए तो आइस बन जाती, तो आप फील करें वो प्लांट्स जिनके अंदर बर्फ हो, क्या वो फंक्शनिंग करेंगे? नहीं। तो लो टेम्परेचर, इंतहाई लो टेम्परेचर पे पौधे जो हैं वो फंक्शनिंग छोड़ जाते हैं, बल्कि आगे हम डिस्कस करेंगे कि इसकी डिजीजेज भी फैल जाती है इससे। उसके बाद आता है हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर भी जो है वो इकोफिजियोलॉजिकल फैक्टर में हम बताएंगे कि हाई टेम्परेचर भी जो है वो एक खास हद तक तो ठीक है, जिसको हम ऑप्टिमल कंडीशन कहते हैं, लेकिन उससे ज्यादा जब जाएंगे तो एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे, तो एंजाइम की डीनेचरेशन हो जाएगी। इसलिए जो है हम बताएंगे कि यहाँ पर हाई टेम्परेचर की वजह से एनवायरनमेंट जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता। तो हमारा इकोसिस्टम का ताल्लुक डायरेक्टली टेम्परेचर के साथ हो रहा है। उसके बाद आता है ट्रांसपायरेशन।
तो ट्रांसपायरेशन आप जानते हैं, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन में आपने सबसे पहले ये बताना है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो बाहर के एनवायरनमेंट के अंदर खुश्की फैल जाती है और क्योंकि बुखार बन के उठ जाते हैं तो प्लांट्स फिर अपने स्टोमेटा ओपन करते हैं, एनवायरनमेंट को बैलेंस रखने के लिए वो पानी को बाहर निकालते हैं, तो ट्रांसपायरेशन बढ़ती है। मतलब टेम्परेचर बढ़ने से ह्यूमिडिटी कम हुई और ट्रांसपायरेशन बढ़ गई। टेम्परेचर कम होगा तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो ट्रांसपायरेशन भी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब टेम्परेचर और ट्रांसपायरेशन दोनों का डायरेक्टली रिलेशनशिप। देन कम्स द फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस कौन नहीं जानता इसके बारे में, तो यहां पर इसके तीन हिस्सों में डिवाइड कर देंगे फोटोसिंथेसिस को। पहले लो टेम्परेचर, देन ऑप्टिमम टेम्परेचर, देन कम्स द मैक्सिमम टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर क्या है? आपने लाइकेंस का नाम सुना है। तो लाइकेंस जो होते हैं वो -25 सेंटीग्रेड पे भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो ये आपने पहली दफा ही सुना होगा कि फोटोसिंथेसिस -25 सेंटीग्रेड पे हो सकती है और ये लाइकेंस ने की। और यही वजह है कि सक्सेसर में सबसे पहले लाइकेंस का ही नाम आता है, तो क्योंकि वो हार्श कंडीशन में सरवाइव कर सकता है ड्यू टू फंजाई। ठीक है, तो ये अलजी करती है फोटोसिंथेसिस, लेकिन साथ उसको फंजाई जो है वो ऊपर से हिफाजत दे रही होती है, जिसलिए वो -25 सेंटीग्रेड को भी बर्दाश्त कर लेता है और वहां पर भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है। यहां पर इसकी ये एग्जांपल आप दे सकते। उसके बाद ऑप्टिमम कंडीशन में फोटोसिंथेसिस जो है वो 20 सेंटीग्रेड से लेकर 25 सेंटीग्रेड तक मैक्सिमम होती, बट इवन कैक्टाई जो है वो 55 सेंटीग्रेड पे भी कर सकता है फोटोसिंथेसिस। तो यहां पर हमें ये बात क्लियर होगी कि फोटोसिंथेसिस डिफरेंट एनवायरनमेंट में डिफरेंट होती है। यहां पे हम पौधों को मुख्तलिफ एनवायरनमेंट की टेम्परेचर की बेस पे डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि बुक में अक्सर लिखा हुआ है इसकी क्लासिफिकेशन, मेगाथर्म्स जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सके, मीजोथर्म कम को कर सके, और उसके बाद कोथर्म जो कि बहुत कम को बर्दाश्त कर सकते हैं। देन कम्स द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेटरी एक्टिविटी है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी बढ़ती है और जब टेम्परेचर कम होता है तो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी भी कम हो जाती है, जैसा कि हम ऊपर ट्रांसपायरेशन में डिस्कस कर चुके हैं। देन कम्स द जनरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स। यस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स। आपने देखा होगा कि जहां पे हीट ज्यादा है वहीं पे प्लांट ज्यादा होता है, क्योंकि बुखारात वहीं पे बनते हैं, और सॉइल जो है वो भुरभुरी होती है। क्यों? क्योंकि लो टेम्परेचर पे तो बर्फबारी है। बर्फ में कितने पौधे सरवाइव कर सकते हैं? चंद एक स्पीशीज हैं जो सरवाइव कर सकती हैं। अब मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल गंदम चल रही है, कपास चल रही, ऊपर से बर्फ आगे गिर गई, क्या वो बच सकती? तो वहां पे बर्फीले इलाकों में सिर्फ ट्रीज बच सकते हैं, प्लांट्स, सब्जियां या इस तरह की चीजें ग्रो नहीं कर सकती। तो यहां पर ये कंक्लूड हम करेंगे कि जो टेम्परेचर है इसका पूरे इकोसिस्टम के अंदर रोल होता है। टेम्परेचर का एक रोल होता है इकोसिस्टम में मेंटेन करने के लिए उसकी स्पीशीज को, मुख्तलिफ स्पीशीज को। तो सबसे पहले तो प्लांटिंग के बारे में आप बताएंगे कि जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर वेजिटेशन कवर ज्यादा होगा, और उसके साथ साथ लाजमी बात है फिर लोग भी ज्यादा रहेंगे। और जहां पर माइनस में टेम्परेचर चला जाता है वहां पे लोग भी कम रहते होंगे और वहां पर जो है डिफरेंट क्रॉप्स भी कम होंगी। आपने ये नोट किया होगा अक्सर। देन कम्स द जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो सीड जो है वो एक खास टेम्परेचर पे जर्मिनेट करता है, उसके अलावा वो जर्मिनेट नहीं कर सकता। जैसे आपने हैचिंग के बारे में सुना हुआ एग्स का, उनको भी एक टेम्परेचर चाहिए और मखसूस टाइम चाहिए, तो टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो हैचिंग नहीं हो सकती। इसी तरह से सीड को भी एक टेम्परेचर, आपने हवा, पानी, लाइट, इसके मट्टी, ये 3-4 चीजें हैं जो जर्मिनेशन के लिए बहुत जरूरी हैं, तो टेम्परेचर भी उसमें शामिल है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि शुगर केन के बीज को हम कहते हैं फज। कभी आपने देखा?
मोस्टली आप में से बहुत सारे लोगों ने फज को नहीं देखा होगा। फज जैसे हवा के अंदर वो जब अंधेरी चलती हैं तो बूंद से उड़ जाते हैं, वो छोटा सा निकाल लें धागा सा, उसे उसकी तरह बीज होता है। तो ये शुगर केन का एक बीज होता है, धागे की तरह, उसको कहते हैं फज। अब उस फज को यहाँ ले आए, 100 साल तक वो नहीं उगेगा जब तक कि उसे बर्फ का मौसम न दे दिया है। मतलब चिल्ड एनवायरनमेंट के अंदर वो ग्रो करता है बीज, और फिर उससे बनती हैं प्लांट्स शुगर केन के। तो अब इससे क्या नतीजा हुआ कि हर बीज की एक मखसूस रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, तो हम शुगर केन की बात कर रहे थे, तो वो शुगर केन का क्या होता है, तो उसको वहां एक्सपेरिमेंट करने के बाद, लो टेम्परेचर वाले इलाकों में एक्सपेरिमेंट करने के बाद जहां वो ग्रो कर सकता है, फिर उसको हम लेकर आते हैं अपने इलाकों में बर्ड्स की सूरत में, सेट्स की सूरत में, कलमे बनाकर। आपने जहां भी गन्ने की फसल की काश्त देखी होगी, उसमें सिर्फ उसके सेट्स ही इस्तेमाल होते हुए देखे होंगे। तो ये जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। देन कम्स द ग्रोथ। तो ग्रोथ में भी वही बात, 20 से 25 टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स के लिए। इसमें ही वो ग्रो कर सकते हैं, और मुख्तलिफ एनिमल्स के भी मुख्तलिफ टेम्परेचर हैं। तो टेम्परेचर इज आल्सो another important factor for the growth. Then comes the rate of enzyme action. तो इसमें आपने काइनेटिक एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में सुना होगा। एक्टिवेशन एनर्जी जो है एक मखसूस एनर्जी होती है जो कि किसी भी रिएक्शन को, किसी केमिकल प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है। अब वो एनर्जी अगर पूरी ना हो तो रिएक्शन कभी भी स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। तो जब एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन को स्टार्ट कर देती है तो फिर वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब काइनेटिक एनर्जी मुकम्मल ना हो तो भी रिएक्शन नहीं हो सकता। तो इसलिए रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए मखसूस टेम्परेचर का होना जरूरी है। ये आप अक्सर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। देन कम्स द स्प्रेडिंग डिजीजेस। आपने फंजाई के बारे में सुना होगा। फंजाई ऐसी बीमारियां लगाता है जो कि आप कोई ब्रेड लेकर आते हैं बाजार से, उसको फ्रिज में रख देते हैं, 2 दिन फ्रिज नहीं चलाते या 3 दिन चलाते हैं, चलाए रखते हैं, फिर भी उसके ऊपर फफूंदी लग जाती है। क्यों? क्योंकि फंजाई कैन सर्वाइव इन -25 सेंटीग्रेड। आई जस्ट डिस्कस्ड हियर। तो वो बहुत कम टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकती है, इसलिए ये बीमारियां फैलाती हैं, और उधर से ज्यादा टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकती। तो टेम्परेचर कम या ज्यादा होने से भी बीमारियां फैलती हैं। अगर यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है तो हम उसी हिसाब से रह रहे हैं, यकदम टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो फंजाई, वायरस, बैक्टीरिया अटैक कर जाएंगे। लो टेम्परेचर पे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जिस तरह से रस्टिंग है, रूट रॉट है, ब्लाइट, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, रूट रॉट ऑफ पोटैटो है। तो ये फंजाई की जितनी बीमारियां हैं ये लो टेम्परेचर पे होती हैं। हाई टेम्परेचर पे आपको पता है फल वैसे ही गल सड़ जाते हैं। तो लो या हाई टेम्परेचर से बीमारियां फैलती हैं पौधों में भी और जानवरों में। देन कम्स द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो पानी को जब कम टेम्परेचर मिलेगा तो लाजमी बात है वो बर्फ बन जाएगा और प्लांट्स उसको अब्जॉर्ब नहीं कर सकते, आइस बन जाएगी। और लाजमी बात है जब आइस बन जाएगी रूट की ग्रोथ नहीं होगी, रूट की ग्रोथ भी रुक जाएगी, तो आइस भी बन जाएगी। उसके बाद हम बताएंगे कि लो टेम्परेचर पे जो पानी है उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती, और जब टेम्परेचर हाई होता है तो फिर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होती। क्यों? क्योंकि ट्रांसपायरेशन भी बढ़ चुकी होती है, रेस्पिरेटरी एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो हाई टेम्परेचर पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है और लो पे कम होती है। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स से क्वालिटी ऑफ लाइट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के हवाले से उम्मीद है आपके लिए ये फायदेमंद हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। अस्सलाम।